नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ रोज रात 10 बजे एक खास कार्यक्रम देखते हैं जिसमें गुजरात के अलग-अलग मुद्दों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर है और 3 मार्च यानी सोमवार को वो सासणगीर का दौरा करने वाले हैं। और इसी के चलते पिछले कई महीनों से गुजरात में जो मुद्दा चर्चा में है वो फिर से एक बार गहमा गया है और वो है इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा। गुजरात के कई जिलों में जो जंगल से सटे हुए हैं वहां इको सेंसिटिव जोन लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, निर्माण के कुछ नियमों में बदलाव किया है जिसका विरोध भी किया जा रहा है। क्यों विरोध हो रहा है और क्या है आखिरकार इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन लागू करने से क्या फर्क होगा और किसानों को किस तरह की परेशानियां आएगी, ये सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान उन्हीं इलाकों से, उन्हीं जिलों से हमारे साथ जुड़े हैं ताकि वे अपनी समस्या को वीएनएम टीवी के माध्यम से बेहतरीन रूप से सरकार तक पहुंचा सके। हमारे साथ प्रवीण राम जुड़े हैं। सर, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमारे साथ सुधीर भाई झाला जुड़े हैं। सुधीर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी, सबसे पहले प्रवीण भाई के पास चलूंगी। प्रवीण जी, बताइए इको सेंसिटिव जोन एक्चुअली है क्या और अगर ये लागू होता है कौन-कौन से इलाकों में, क्या इसके नियम है, प्रावधान है और क्यों इसका विरोध हो रहा है? देखिए, जो ये मुद्दा इको सेंसिटिव जोन का है और सबसे ज्यादा गिर में और जहाँ शासन गिर के आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा और वहाँ के स्थानिक लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक जो जोन प्रस्थापित किया गया कि जो गिर सेंचुरी है उसके आसपास एक जोन प्रस्थापित किया जाए और इसमें गवर्नमेंट का उद्देश्य और एम ये है कि ये एक जोन प्रस्थापित किया जाए और उस जोन में कई ऐसी एक्टिविटियां है उसको प्रतिबंधित किया जाए ताकि प्रकृति और सिंह का संवर्धन किया जा सके। ये मीन्स इको सेंसिटिव जोन का जो सामने से दिख रहा है ऐसा एम है कि तू बोलते हैं ना कि ये एम के पीछे कुछ दूसरे राज छुपे हुए हैं। वास्तविक रूप में वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां के किसान हैं, वही वहां की प्रकृति, वहां का जंगल, वहां का सिंह शेर उसको बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी तक वहां यदि सिंह बचा है तो वहां की प्रकृति और गिर का जंगल बचा है तो उसका मुख्य कारण वहां के लोग, वहां के स्थानिक लोग, वहां के किसान है। क्योंकि सरकार की सिस्टम पूरा जो है उसका बचाव नहीं कर सकती। वहां जो लोग रहे वहां स्थानिक वसवाट कर रहे हैं वो लोगों ने उसको बचाया है। मेन प्रॉब्लम ये इको सेंसिटिव जोन में ये है कि गवर्नमेंट ने जो जोन का पैरामीटर नक्की किया, जो डिजाइन नक्की की कि कहां से उसकी गिर जो बॉर्डर है बॉर्डर से कितना लगेगा, तो उसका तो कुछ नीति नियम होना चाहिए, कुछ पैरामीटर होना चाहिए। किंतु गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जहां ठीक लगा वहां 2 किलोमीटर लगा दिया, कहीं पे 5 किलोमीटर लगा दिया, कहीं पे 1.5 किलोमीटर लगा दिया, कहीं पे 8 किलोमीटर लगा दिया। जो अपनी मर्जी आए ऐसे एक अच्छा नक्शा बनाकर उसने एक जोन प्रस्थापित कर दिया। उसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठकर ये आया कि जहां बड़े नेताओं की जमीन थी, जायदाद थी, जहां बड़े नेताओं के रिसोर्ट थे, जहां बड़ी कंपनियों ने जमीन लेकर रखी थी, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये जोन से बाहर निकाला गया। वहां इको सेंसिटिव जोन 1 या 1.5 किलोमीटर पे ही लगाया गया ताकि ये सब जो वहां के नेता है उसकी जमीन, उसके जो बिजनेस है वो बाहर निकल जाए। तो ये बात को लेकर वहां के स्थानिक लोगों में ज्यादातर विरोध है क्योंकि ये असमानता की बात है कि सामान्य लोगों को यहाँ दंड दिया जाए, सामान्य लोगों को कायदा की परिभाषा, वो कायदा का पालन सामान्य लोगों को करना है और बड़े नेता और बड़े लोग जो है वो इस पैरामीटर से बाहर निकल गए। तो ये बात का सबसे ज्यादा विरोध है। दूसरा, ये जोन लागू करने से जो गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित एक्टिविटी की है कि जिसपे नियंत्रण गवर्नमेंट ने रख दिया है, वो सारी एक्टिविटी किसान की रोजिंदा एक्टिविटी है। मान लो कि उसका जो उसके खेत जाने का जो रास्ता है उसका समारकाम करना, उसको ठीक करना, उसके खुद के खेत में ही बोरवेल करना, उसके खुद के खेत में यदि कोई ऐसा वृक्ष है जिसकी उसको कटाई करनी है तो उसकी कटाई करने में भी उसको वन विभाग की परमिशन, उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। यदि उसको बोरवेल बनाना है तो भी वन विभाग की एनओसी लेनी पड़ेगी। उसको यदि रास्ता रिपेयर करना है तो भी वन विभाग के हस्तक जाना पड़ेगा। तो जो किसान की सारी रोजिंदा एक्टिविटी है, वो किसान वहां क्या खेत में क्या उगाएगा, कौन से पाक उसमें वो ले सकेगा, वो सारी रोजिंदा एक्टिविटी
गवर्नमेंट ने नियंत्रित कर दी। मीन्स के वन विभाग के हस्तक, वन विभाग यदि एनओसी दे तो ही किसान कर सके, वरना वहां किसान कोई एक्टिविटी अपने खेत में भी ना कर सके। तो ये जो सारा प्रावधान है वहां तक चला गया ये बात कि जो किसान की जो ऑन डॉक्यूमेंट कुछ नाम चेंज करने की बात हो तो उसमें भी उसको वन विभाग के पास जाना पड़ेगा, उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी और उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो ये मुद्दे को लेकर वहां के किसान नाराज है। इसलिए नाराज है क्योंकि वन विभाग अभी तक उसकी हिस्ट्री रही है कि सालों से वो वहां प्रैक्टिकल तौर पे वो काम नहीं कर पाया है। स्थानिक लोगों के साथ उसने हर पुराने सालों से यदि देखा जाए तो वन विभाग ने जो वहां के स्थानिक और किसानों हैं उसके साथ कहीं ना कहीं उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया है, अच्छा बिहेव नहीं किया है। इसलिए वहां के किसान नाराज भी है। साथ में दूसरी कई ऐसी एक्टिविटियां है जी तो इसलिए ये जो मैंने बताया ये पूरा ऐसे कई सारे प्रतिबंधित एक्टिविटियां है, उनके कारण वहां के किसान है वो इस कानून के विरुद्ध में है। और इस कानून के विरुद्ध में इसलिए है क्योंकि वहां उसका जो रोजिंदा विकास है, जो उसकी किसान की जो रोजिंदी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी मिल्कत है, उस पे कहीं ना कहीं मार पड़ने वाला है। बाकी यदि ऐसा कोई लोग सोच रहे हो कि ये यहाँ जो इकोजोन है उसमें वहां के किसान प्रकृति और सिंह के विरुद्ध में है तो 1% भी नहीं है। वो उसका संवर्धन किस तरह किया जाए इसके पक्ष में। तो इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है और कहीं ना कहीं गुजरात की एक धरोहर जैसे हैं शेर और उनके संवर्धन की बात आती है तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन उससे जो किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, जो कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये आवाज उठ रही है और अब तो आंदोलन तक बात पहुंच गई है। सुधीर भाई झाला भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कहाँ से जुड़े हैं आप और कौन कौन से आपके इलाके इस इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आ सकते हैं और क्या जोड़ना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं सुधीर झाला सासन गिर फॉरेस्ट से हूं और मेरा जन्म ही गिर फॉरेस्ट में हुआ है। मतलब हम फोर फादर से यही बिलोंग करते हैं। हमारी पूरी 50 साल के ऊपर से जिंदगी हम जी रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर ही। आज तक कभी हमने नहीं देखा इतने सालों में कि कभी कोई जोन डालने की यहाँ जरूरत पड़ी है जी। जरूरत पड़ी है कि बाहर के लोग यहाँ आके डिस्टर्बेंस किया, यहाँ स्थानीय लोग नहीं किया यहाँ। तो उसकी बाहर से लोग अगर आके कुछ फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी सजा यहाँ के किसानों और यहाँ के देहाती लोगों और गांव वाले को क्यों मिल रही है? सरकार सिर्फ अभी इतना बड़ा कदम ले लिया कि जैसे स्थानीय लोगों ने ये सब खराब किया। दरअसल यहां कोई भी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफिसर की नीतियों के कारण हुआ है या तो फिर बाहर से जो लोग आए हैं उनकी वजह से हुआ है जी। एक तरफ आप बाहर के लोगों को टूरिज्म डेवलप करने के लिए यहाँ बुलाते हैं, परमिशन देते हैं, बड़े यहाँ साम्राज्य खड़ा करते हो, उसकी सजा यहाँ के लोकल लोगों को क्यों मिलनी चाहिए? मैं पैदा हुआ हूं तब से देखा है कि हमारे किसानों और गांव के कारण ही फॉरेस्ट और पूरा एनवायरनमेंट और शहर जो बचे हैं वो पूरा किसानों के कारण ही बचे हैं। लेकिन इनकी सजा गवर्नमेंट दूसरी अपनी नीतियों को बदलने की वजह से हमें खुद को यहाँ के लोकल लोगों को दे रही है। हमें ऑपोजिट इस चीज का है। हम इको सेंसिटिव जोन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इको सेंसिटिव जोन के अंदर किसानों के जो हाथ काट लिए हैं, गांव को जो डिस्टर्बेंस करने की बात हुई है उसका हमें विरोध है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम किसान के बेटे हैं और सोशल वर्क करते हैं। यहाँ हम किसान के बेटे को यहाँ कैसे रोजगारी मिले उनका हम देख रहे हैं कि भाई उनको शहर में ना जाना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट, दुगली गवर्नमेंट दो तरह की नीतियां कर रही है। एक तो उनको कॉर्पोरेट ग्रुपों को बहुत बड़ा फायदा देना है और लोकल लोगों को सजा देनी है। मैं आपको बता दूं कि कई साल पहले यही बीजेपी गवर्नमेंट थी, केंद्र शासित शासन में मेनका गांधी जी उनकी मिनिस्टर थी। उसने एनिमल को बचाने के लिए अपने सर्कस बंद करवा दिए और पूरा बेरोजगार खड़ा किया। और यही गवर्नमेंट है
जिसने अपनी कॉरपोरेट ग्रुपों को लेपर्ड, लायन सब दे के बहुत बड़ा जू उनके पास बनवा रहे हैं। ये दोगली नीति कहां से है? जी, यहाँ स्थानिक लोगों को रोजगारी देनी चाहिए। किसानों अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। उसकी वजह से आप कॉरपोरेट ग्रुप को न्योता दे रहे हो कि आप फॉरेस्ट में आके यहाँ ये प्राइवेट फॉरेस्ट करिएगा, आप जू, वर्ल्ड का बड़ा जू बनाइएगा। आप देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अपने लोकसभा के अंदर फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 दाखिल किया है। ये किसके लिए किया है? उसके अंदर पूरे प्रावधान है कि भाई आप अपना प्राइवेट फॉरेस्ट बना सकते हैं, जू बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं। तो ये बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप ही बनाएगा, किसान के लड़के या गांव वाले तो नहीं बनाने वाले हैं। और एक तरफ आप इको सेंसिटिव जोन डाल के किसानों के ऊपर उसको छोटी छोटी मंजूरी लेने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना पड़े। अभी मंजूरी नहीं लेना है तभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना बड़ा डिस्टर्बेंस है। अगर मान लो ये कायदा आने के बाद किसानों की हालत क्या होगी? जी, बिल्कुल। तो यहाँ हर चीज को प्राइवेटाइजेशन की ओर लिया जा रहा है और इसीलिए दिक्कतें आ रही है। चलिए, अमरेली से रवि हिरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरेली के कौन-कौन से इलाके इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आ सकते हैं और वहाँ किस तरह की परेशानियां रवि जी किसानों को आ रही है? अभी तक जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें हमारे 36 विलेजेस है जो अमरेली जिला से बिलोंग करते हैं, 3 तालुका के। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिया गया है। दिक्कत की बात करें तो दिक्कत तो कहीं है, पर पहला सवाल तो यही होता है कि जो लायन की जो नंबर ऑफ अभी प्रेजेंस है टोटल जो एरिया में, वो लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो इको सेंसिटिव जोन वहां पे लगाया जाता है कि वहां पे कोई भी जो सेंचुरी एरिया है वहां पे अगर कोई प्रजाति दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है तो उस पे लगाया जाता है। तो उसके खिलाफ जाकर गवर्नमेंट ने लगाया है, जो रामभाई ने बात की, प्रवीण भाई ने। तो यहाँ दिक्कत ये है कि अभी सीसीएफ ये बोल रहे हैं कि आपके जो ये नॉर्म्स है उस पर हम अमलीकरण नहीं करेंगे। वो हमारा सवाल ये है, आपने ये बताया है कि कोई भी किसान अपने जो एरिया है उससे कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता। तो ध्वनि प्रदूषण किस मात्रा में नहीं कर सकता? हम ट्रैक्टर चला रहे हैं तो क्या वो ध्वनि प्रदूषण में आ रहा है? हम हार्वेस्टर चला रहे हैं तो आ रहा है? हम बोरिंग कर रहे हैं तो आ रहा है? उसका क्या डेसिमल है, उसका क्या हर्ट्ज है? ऐसी कोई भी नीति इस जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्लियर नहीं की गई। दूसरी बात, जो पहले से परेशानी यहाँ पे जब इको सेंसिटिव जोन नहीं था तब की बात करें, अगर किसान का कहीं भी अपनी जो जमीन होती है उसके बीच में रास्ते में किसी भी जगह पर अगर ये फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी आती है तो उसमें से न तो आप पानी निकाल सकते हो, लाइन निकाल सकते हो, न तो आप बिजली की लाइन निकाल सकते हो। तो ऐसी परेशानी से पहले से ये सब एरिया गुजर रहा था। इको सेंसिटिव जोन के जो इतने बड़े छोटे छोटे कई नॉर्म्स आए, अगर उसका अमलीकरण हो गया तो किसान का अपनी मालिकी की जमीन के अंदर उत्पादन लेना और खेती करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ऐसे कई तरह के हैं। जैसे अगर आप पॉइंट वाइज पे जाइए तो जो प्रवीण भाई ने बताया, सेटलमेंट के जो विलेज है उसका टोटली कंट्रोल अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया। उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि उसका रेशनिंग से लेकर सब कुछ सेटलमेंट के जो विलेज है उसमें फॉरेस्ट के पास चला गया। अगर धीरे धीरे यही स्थिति रही तो हम जो लोग रेवेन्यू में रह रहे हैं, जिसका अभी हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा सब कुछ जो देख रहा है, वो धीरे धीरे सब फॉरेस्ट के पास चला जाएगा और उसके पास हमको सब ये डील करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो उसके हिसाब से पूरे किसानों के अंदर ये अभी ये वातावरण घुसने वाला है और वो ये सब विरोध कर रहे हैं इस बात का। जी बिल्कुल, और इसलिए आंदोलन चलाया जा रहा है और रवि जी जो है वहाँ के कन्वीनर है और इस आंदोलन पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रवीण भाई के पास चलूंगी। प्रवीण जी, स्थानीय लोगों को रोजगारी मिलने का जो मुद्दा है उस पर देश के प्रधानमंत्री उन्हें मिलने वाले हैं और जो इको सेंसिटिव जोन से प्रभावित लोग हैं वो भी अब कह रहे हैं कि हमारे साथ भी मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि दिक्कतें आखिरकार उन्हें आ रही है। अब किसान जो है आंदोलन तक की बात कह रहे हैं, एक किसान ने उग्रवादी तक बनने की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे? किसानों को इस मोड़ पर सरकार ने लाके रख दिया है कि अपने ही देश में उन्हें उग्रवादी बनने की नौबत आ रही है। जी, आपने जो बताया, देश के प्रधानमंत्री शासन का दौरा करने वाले हैं 3 मार्च को और जो न्यूज मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वहां पे स्थानीय रोजगारी के मुद्दे पे कई लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आज ही एक लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी को भेजा है
और साथ में वहां के जो तंत्र है, जिला के तंत्र है, कलेक्टर है और ये वन विभाग के मंत्री है मुलू भाई बेरा, उनको भेजा है। और साथ में मैंने मांग की है कि प्रधानमंत्री जी गिर में आ रहे हैं तो हम शहर की धरती से उसका स्वागत करना चाहते हैं। और साथ में भी हमें जो एक न्यूज मिला है कि प्रधानमंत्री जी स्थानीय रोजगारी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमने सामने से एक बात रखी है कि जो इको सेंसिटिव जोन के कारण वहां स्थानीय रोजगारी पे जो दिक्कतें आने वाली है, इको सेंसिटिव जोन के कारण जिस किसानों ने अभी तक ये सेब और ये जंगल जो फॉरेस्ट को बचाया है, उन लोगों को जो प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं, और साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक जो वहां दुष्व्यवहार और जो कहे मिसबिहेवियर हुआ है, इन स्थानीय मुद्दों पे प्रधानमंत्री मेरे साथ 10 मिनट की मुलाकात दे और हम उनके साथ जो वहां की वास्तविक परिस्थिति है वो शेयर करना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि वहां के शेर, वहां का प्रकृति जो उसका बचाव है, उसका संवर्धन है और तेज हो, और साथ में वो तेज भी हो और वहां के किसानों को भी कोई नुकसान न हो। ऐसे कोई बीच का रास्ता भी है मेरे पास, वो हम प्रधानमंत्री के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक है। और इसलिए हमने एक लेटर लिख के सिर्फ 10 मिनट का समय मांगा है प्रधानमंत्री जी के पास कि आप खुद स्थानीय रोजगार के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम भी उत्सुक है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये वहां के स्थानीय मुद्दों पे बात करें। तो हमें लगता है कि हमने लेटर तो लिखा है, किंतु ये लेटर का कोई जवाब आएगा ऐसा हमें अभी दिख इसलिए नहीं रहा है कि ये पूरा इतिहास जब से मैंने आंदोलन स्टार्ट किया गुजरात में, और जब से मुझे कुछ पता चलने लगा, तब से मैंने सुना है इसी बात कि यदि हम कुछ विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कोई गवर्नमेंट वो प्रोटेस्ट करने वाले की बात नहीं सुनती है। उसके साथ टेबल पे बैठकर उसके साथ क्या उसकी बात है, वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसको समझने का प्रयास अभी तक कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और बस यही मुद्दा रहता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो हमारा विरोधी है। ऐसा नहीं है, हम कुछ सही मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। तो अभी तक का तो जो स्थिति है वो गवर्नमेंट की यही रही है। फिर भी हमें आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी यदि समय देते हैं, समय का जो मीटिंग के लिए समय वो देते हैं, तो हम जरूर वहां की वास्तविक परिस्थिति पे बात करेंगे। और परिस्थिति पे यदि बात होगी तो साथ में ये फॉरेस्ट हो, शेर हो और किसान हो, इन सभी लोगों को किसी को नुकसान न हो और अच्छी तरह से शेर और किसानों और सबका विकास और सबका संवर्धन हो। ऐसे रास्ते भी कई अच्छे हैं मेरे पास, ऐसे सुझाव भी कई अच्छे हैं, तो हम उसके साथ शेयर करें। किंतु मेरा पुराना अनुभव ये है कि इनसे पहले भी जब मुख्यमंत्री सीएम गिर सोमनाथ आने वाले थे, तब वहां रखा था कि भाई एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था। तो चिंतन शिविर में तो क्या होता है कि वहां के स्थानिक मुद्दों के लिए चिंतन होना चाहिए। चिंतन शिविर का एम क्या होना चाहिए कि वहां के वास्तविक मुद्दों पे चिंतन होना चाहिए। किंतु वो चिंतन शिविर में भी मैंने यही बात दोहराई थी कि मुझे सीएम से मिलना है, इको जोन के बारे में चिंतन करना है, किंतु मुझे मिलने तो नहीं दिया गया। पूरे 2 दिन मेरे गांव में पुलिस की पूरी नाकेबंदी रही, मेरे घर पे पुलिस की पूरी नाकेबंदी रही, न मुझे जाने दिया गया। पूरे 3 दिन तक मेरे पर निगरानी रही। ऐसे मुझे ऐसे फील होने लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ कानून का भंग किया है, जैसे कोई आतंकवादी हो, ऐसा फील करवाना उस समय वहां का जो तंत्र है उसने काम किया। ठीक है, वो उसका वर्क है, किंतु मेरा ये कहना है कि जो आपने ये एनर्जी वेस्ट की, इतने सारे पुलिस मेरे गांव में लगा दिए, इतनी किलेबंदी की, इनकी वजह मुझे सिर्फ 10 मिनट यदि सीएम के साथ मुलाकात करवा दी होती तो क्या जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। यदि आपको करना है नहीं करना है वो आपका प्रश्न है, आपका इश्यू है, किंतु यहाँ की वास्तविक परिस्थिति सुनना वो आपका काम है। किंतु वो तभी नहीं सुना था। अभी प्रधानमंत्री 3 तारीख को आ रहे हैं, हम अभी भी अपेक्षा रखते हैं कि ये जो पुरानी उसकी रीति भीति चल रही है उसको छोड़कर इस बार कुछ नया एग्जाम्पल प्रधानमंत्री पेश करे, ऐसा मुझे विश्वास और अपेक्षा है।
जी बिल्कुल, संवेदनशील सरकार कहा जाता है, लेकिन संवेदनशील सरकार लोगों की बात ही नहीं सुनती है। अगर कोई कह रहा है, कोई कुछ करना चाहता है, कहना चाहता है, तो उनकी बात सुनना भी सरकार के नुमाइंदों का फर्ज होता है, लेकिन इस फर्ज से कहीं न कहीं सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। बात सुनना तो दूर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी सीएम, पीएम आते हैं, तो जैसे प्रवीण जी ने बताया कि उनके घर के आस-पास पुलिस लगा दी जाती है। प्रवीण जी वो हैं जो इको सेंसिटिव जोन का ये जो पूरा आंदोलन गुजरात में चल रहा है, उसके प्रणेता है और उन्होंने ही कई महीनों पहले इस मुद्दे को उठाया और किसानों के हक में वो लड़ भी रहे हैं। यहाँ शेर की संख्या जो बढ़ रही है, वो वाकई में गुजरात के लिए गर्व की बात है। शेर को नुकसान पहुंचाना कभी भी किसी की मंशा हो ही नहीं सकती, वो हमारा प्राइड है। लेकिन उसके साथ जो फायदा कुछ खास लोगों को पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, उसका ये विरोध है। सुधीर जी, ये आंदोलन है, आगे कैसे ले जाया जाएगा अब? देखो, हम इनका कड़े से कड़े पैमाने पे उनका रिजल्ट बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम किसान के बेटे कोई भावुक में नहीं आ जाएंगे। ये मुद्दे बीजेपी ने आजकल बहुत जगाए हैं, उस मुद्दों पर हम आने वाले नहीं हैं। हम किसान के बेटे हैं। अगर शेर के साथ भी बात भिड़ सकते हैं तो सरकार तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो हम सरकार को एक बताना चाहते हैं कि अगर आपने स्थानीय लोगों की बात नहीं सुनी तो इसका परिणाम बहुत आपको खराब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ सिर्फ कॉरपोरेट ग्रुपों की ही आप सुनते हो। अगर आपको शेयर बचाना है तो फिर आप रिलायंस जैसे बड़े घराने को यहाँ प्राइवेट फॉरेस्ट, प्राइवेट जू बनाने की क्यों छूट दे रहे? आपको शेयर बचाना है तो सुबह में 5 बजे से आप 200 जिप्सियां दौड़ा रहे हैं, तो आप खुद, आपका डिपार्टमेंट शेर को डिस्टर्ब कर रहा है, किसान कभी नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। और आज 200 की जगह पे 700 शेर हुए हैं, तो किसान की बदौलत से हुए हैं, ना ही कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से। अगर किसी भी शेर जो बॉर्डर से क्रॉस करके अगर खाना कोई दे रहा है, उनको प्रे दे रहा है, शिकार दे रहा है, तो किसानों की बैठक का भेड़ बकरियां और गाय और भैंसों से उनका पालन होता है, ना ही कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कोई मेजबानी नहीं दे रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि पहले लोकल लोगों की बातें सुने। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यू तो होता है हर एक चीज के अंदर, लेकिन लोकल लोगों को सुनना अलग चीज होती है। आजकल मोदी साहब जिसको भी मिलने वाले हैं उनको चमचे कोई मिल रहे, सही बात करने वाले तो उनको तो दूर रखते हो, तो फिर कहां से सही बात उनको पता चलेगी कि भी इनकी इश्यू क्या है। बिल्कुल, तो इस तरीके की समस्याएं हैं। रवि जी के पास चलूंगी। रवि जी, क्या कहेंगे? शेर को भी नुकसान ना हो और किसानों को भी नुकसान ना हो, ऐसा क्या हो सकता है? सरकार क्या कर सकती है? एक छोटा सा जवाब। सरकार को हमने पहले ही, हम सब लोगों ने आवेदन दिया हुआ है क्या क्या कर सकती है, अभी वो सुन नहीं रही है। आप बता रही थे आगे का आपका प्लान क्या हो सकता है। तो आगे का प्लान ये हो सकता है कि हम हर जो 3 जिले हैं वो सब एक कमेटी बनाकर, हम जो अभी ये सरकार अब हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे, जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं उसको हम पैम्पलेट देंगे 1 बाय 1 और उसको समझाएंगे। यहाँ तक कि हम अहमदाबाद, सूरत जो भी हमारे ग्रुप है वहां बताएंगे आपके टूरिज्म के चक्कर में हमारे जो किसान है उसके बच्चों की रोजी रोटी छीन रही है। आप लोग यहाँ आ रहे हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप भी कोई लायन को नुकसान नहीं पहुंचा, हम भी कोई नहीं पहुंचा रहे, फिर भी ये गवर्नमेंट ऐसे लोग लाके हमारी रोजी रोटी के ऊपर अभी ये डेरा डाल रही है। टूरिज्म की बात करें तो बड़े बड़े रिसोर्ट को छूट दे रही है, और खेतीबाड़ी में अगर छोटा सा कुआं भी किसी को बनाना है तो वो जंगल खाते को वो पूछना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछना पड़ेगा। तो ऐसी जो दोगली नीति है, अगर वो सरकार ने नहीं सुनी तो हम एक तरफ से उसको वोटिंग में भी इफेक्ट कराएंगे, और दूसरी बात हम दूसरे शहरों में भी सब लोगों को अवेयर करेंगे कि ये दोगली सरकार है, टूरिज्म के नाम पर आपसे पैसा हड़प रही है और किसानों को यहाँ पर दबा के उसकी जमीन छीन रही है। जी बिल्कुल, टूरिज्म के नाम पर इको सेंसिटिव जोन लागू किया जा रहा है, लेकिन किसानों को नुकसान हो रहा है, स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था तब ये कहा गया था कि स्थानीयों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के लोग अपने अपने छोटे रोजगार अब गवा चुके हैं। उन्हें सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन
खुद के जो छोटे छोटे रोजगार थे वो भी उन्होंने गंवा दिए हैं। इस तरीके की हकीकत सामने लगातार आ रही है और उसके बावजूद सरकार को ठोस कदम नहीं उठा रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करती हूँ कि ये जो इको सेंसिटिव जोन वाला मुद्दा है वो सरकार के साथ मिलकर आप सब अच्छी तरह से सुलझा सके ताकि ना शेर को नुकसान हो और ना ही किसानों को। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि सारी बातें वही है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।